वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन कोर कांसेप्ट विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 3। इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे कोर कांसेप्ट्स, क्योंकि कोर कांसेप्ट्स आपका बेसिक आइडिया क्लियर करते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और लॉजिक के लिए। इसलिए जितने ज्यादा कोर कांसेप्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी भी प्रकार के ग्रामर के क्वेश्चन को, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए, डजंट मैटर। ठीक है, तो उसके बाद जब हम कोर कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आएंगे जिसमें क्लोज टेस्ट हो सकता है या और भी कई चीजें हो सकती हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि प्रीवियस पेपर के पैटर्न के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सामने आ सकें, इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर डिटेक्शन कोर कॉन्सेप्ट विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 3। देखिए स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन है कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, द मैनेजर वाज एट हिज विट्स एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड टू प्रेजेंट द रिपोर्ट रिगार्डिंग द लास्ट मीटिंग। मैनेजर जो है वो अपने विट्स एंड पे था जब उसे पूछा गया कि वो प्रेजेंट करे रिपोर्ट लास्ट मीटिंग की, तो वो बिल्कुल विट्स एंड पे था, मतलब कंफ्यूज हो गया था। ये एक बना बनाया फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, या आप कह सकते हैं कि जवाब देने लायक हालत में ना रहना, कंफ्यूज हो जाना। या आप कहते हैं कि मुझे तो समझ ही भी नहीं आया कि मैं क्या कहूं, तो मैं आई वॉज एट माई विट्स एंड कहा जाता है। ठीक है, मैं अपनी सारी चालाकियों की सीमा पे था और मैं बिल्कुल लिमिट मेरी खत्म हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। शब्दहीन हो जाना जो है विट्स एंड कहा जा सकता है एक तरह से। ठीक है, कि जवाब ही ना दे पाना, कुछ सूझना नहीं जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए मैनेजर है, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। उसके बाद सेंटेंस में अगेन पास्ट के साथ इंडेफिनिट का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब है सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और वो भी पैसिव में है। ठीक है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज होता है। ठीक है, पैसिव वाली स्टेटमेंट होता है। टू प्रेजेंट द रिपोर्ट रिगार्डिंग द लास्ट मीटिंग, लास्ट और फर्स्ट के पहले द का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर संदर्भ में है इसलिए द का यूज होगा, और पोस्ट के नाम के पहले द का यूज होता ही है। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस में जो एरर है, पहले नजर में देखने में समझ में नहीं आ रही कि क्या एरर हो सकता है, लेकिन एरर है और वो नाउन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या एरर है। देखिए क्या एरर निकली यहां पर विट्स एंड ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, WIT' विट्स एंड, ये एक फ्रेज है। ठीक है, ईडियम फ्रेज है। ईडियम फ्रेजेस को बदला नहीं जा सकता, वो जैसे बने होते हैं वैसे बने होते हैं। ये अपोस्ट्रोफी एस वाला फ्रेज है। विट्स एंड, आई एम एट माई विट्स एंड, मतलब मैं अपनी सोच की और समझने की क्षमताओं के बिल्कुल लिमिट पे था। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाना बिल्कुल दैट इज विट्स एंड कहा जाता है। ठीक है, हिज पॉसेसिव प्रोनाउन है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। ठीक है, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, दोनों कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, इसके बाद नाउन जेरेंड भी आ सकता है। तो हिज के बाद सीधे विट्स एंड आ गया है, एक फ्रेज की तरह, एक नाउन की तरह यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या था, विट्स एंड में अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, ना कि एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद फटाफट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Sometimes even a moment's delay can be very frustrating when you are in a hurry. जब आप जल्दी में होते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति में एक सेकंड की, मोमेंट की जो देरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती है आपको, मतलब बहुत परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर सकती है, बहुत ज़्यादा चिंता आपके अंदर ला सकती है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब देखिए सेंटेंस में समटाइम्स जो है एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है। इवन अ मोमेंट्स डिले जो है, ये ध्यान रखना है, इससे पहले वाले में एस लगा था तो अपोस्ट्रोफी है कि नहीं, ये पॉइंट हमें चेक करना है। अ मोमेंट्स डिले, देखिए अ लगा है, ये एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है अगेन। इसके बाद कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, कैन बी वेरी के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है। ध्यान रखिएगा जितने भी सेंटेंस में बी लगता है मॉडल वर्ब्स के साथ, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड के साथ, बी लगने के बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है और सेंटेंस प्रेजेंट में है। देखिए
और उसके बाद व्हेन यू आर, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको दिख रहा है, और इन अ हरी भी एक फ्रेज है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इन हरी नहीं होता है, जल्दी में जो आप हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में इन अ हरी कहा जाता है, ये एक बताने का तरीका है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो इन अ हरी होता है, इन हरी नहीं होता है। अब आते हैं हम सेंटेंस के आंसर एक्सप्लेनेशन पे, लेट्स सी कि क्या आंसर जो अंदाजा लगाया वो सही था या गलत। तो देखिए यहां पर क्या आया, मोमेंट्स डिले, ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, मोमेंट्स में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे हम कहते हैं अ मंथ्स सैलरी, ठीक है, इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। अ मंथ सैलरी हम कहते हैं एक महीने की सैलरी, तो मंथ में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। इसी तरह से एक मिनट की देर, अ मोमेंट्स डिले, अ मोमेंट में भी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल पूरी तरह से किया जाता है। तो ये सब बने बनाए फ्रेज हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति नाउन का एक फ्रेज पूछ देता है, जिसको अगर आप याद है आपको और आप आंसर दे सकते हैं, आपको क्योंकि याद है आपको, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपको याद है, तो आपको पता है कि इसमें ऑनेस्टी की जगह पे करेज नहीं आएगा, ब्रेवरी नहीं आएगा, करप्शन नहीं आएगा, सिर्फ ऑनेस्टी ही आएगा। सिमिलरली कई क्वेश्चन फ्रेजेस के ऊपर बेस होते हैं, जिससे ग्रामर और लैंग्वेज रिच होती है, अगर इनको सब समझ पाएं और सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर ईटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट आई डिसाइडेड टू टेक अ क्विक नैप बिफोर आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। पेट भर के खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक छोटा सा नैप ले लूं, मतलब झपकी ले लूं, नैप मीन्स झपकी ले लूं तुरंत के तुरंत, इससे पहले कि मैं अपने ऑफिस के लिए रेडी हूं। तो सेंटेंस देखिए यहां पर जो कह रहा है बात, टू माई हार्ट्स कंटेंट, यहां पर भी देखिए अपॉस्ट्रोफी एस होगा कि नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। माई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, कंटेंट, और उसके बाद ये भी एक फ्रेज है और ये अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड हो सकता है। आई डिसाइडेड सेंटेंस में क्या कहा गया, पास्ट टेंस का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है, टेक अ क्विक नैप, ठीक है, बिफोर आई गेट रेडी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक छोटा सा नैप ले लूं इससे पहले मैं कि रेडी हूं, उससे पहले, रेडी होने से पहले। तो यहां पर सेंटेंस जो कह रहा है उसके बेस पर हमें डिसाइड करना है कि आंसर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब यहां पर हमने एक बेसिक आइडिया दे दिया, लेट्स गो फॉर द आंसर, और उस पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए जैसा बताया था वैसा ही निकला, हार्ट्स कंटेंट नहीं होगा, हार्ट्स कंटेंट में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। ईटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट मींस सेटिस्फेक्शन के लेवल पर। अगर मैं कहता हूं आफ्टर ईटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट, मतलब जब तक मेरा मन नहीं, दिल नहीं भर गया, मन नहीं भर गया, तब तक मैंने खाना खा लिया, और खाना खाने के पश्चात जो है मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो हूं एक छोटा सा नैप लूंगा, छोटा सा झपकी लूंगा, इससे पहले कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हूं। ये सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हार्ट्स कंटेंट एक फ्रेज है जिसका मतलब है टू माई सेटिस्फेक्शन, मतलब आप कहते हैं किसी ने पूछा भाई ये बताओ कि कुछ और खाओगे, आपने कहा नहीं भैया, आई हैव ईटन टू माई हार्ट्स कंटेंट, मतलब मन भर के, पेट भर के खा चुका हूं, दिल भर के खा चुका हूं, अब भाई बिल्कुल जगह नहीं है, पूरी तरह सेटिस्फाइड, तृप्त हो चुका हूं, बिल्कुल पेट भर के खा लिया है, ठीक है। वो बात अलग है कि कई लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको पार्टीज में मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है, ठीक है। दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, the gentry of this locality has a very particular way of treating the outsiders। जो gentry इस locality के है उसका बड़ा अजीब तरीका है बाहर के लोगों को ट्रीट करने की बात को लेकर के, मतलब बाहर से जो लोग इस जगह पे आते हैं उन लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है, जो आचार व्यवहार होता है, व्यवहार होता है, वो जेंट्री का, यहाँ की मतलब यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनका बड़ा अजीब तरीके का व्यवहार होता है। तो यहां पर सेंटेंस में जेंट्री के पहले द का यूज किया गया है, ये एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद जेंट्री के साथ देखिए वर्ब सिंगुलर आया है, क्योंकि सेंटेंस ऑफ से अगर एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ा जाता है तो पहले नाउन की बात के बेस पर ही वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना डिसाइड होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है यहाँ पर, और उसके बाद ट्रीटिंग द आउटसाइडर्स, किसी बाहरी लोगों के लिए कहा गया, स्पेसिफिक है, तो द का इस्तेमाल करना सही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया और आपको एक अंदाजा दे दिया कि कौन से हिस्से में एरर की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब हम आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे, एंड लेट्स सी कि क्या आंसर और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बैठता है। तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन क्या निकला,
जेंट्री जो वर्ड है इसके साथ हैज नहीं, इसके साथ हैव का यूज होता है। जेंट्री है, नोबिलिटी है, कैटल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये सारे वर्ड जो हैं ध्यान रखिएगा, इनके नो प्लूरल फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इनके कोई भी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जेंट्री का मतलब है एक जगह पर रहने वाले लोगों की मानसिकता को लेते हुए बात कहेंगे तो आप कहेंगे जेंट्री। जेंट्री मीन्स पढ़े लिखे लोगों का समूह भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब वो भी होता है कि एक जगह पर अच्छी या बुरी मानसिकता के साथ मौजूद जो क्राउड होता है उसे आप जेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो जेंट्री जो है बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से मवेशियों को भी झुंड में पाला जाता है, कैटल कहा जाता है अंग्रेजी में, उसे भी प्लूरल माना जाता है। और नोबिलिटी का मतलब है रिच क्लास, एरिस्टोक्रेट क्लास। पुराने जमाने में हुआ करती थी, राजा महाराजाओं के सलाहकार बहुत पैसा नाम शोहरत वाले लोग रहते थे और बहुत ज्यादा करप्ट भी होते थे आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह, और साथ में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जेंट्री, नोबिलिटी, कैटल तीनों वर्ड्स जो है ध्यान रखिएगा, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। जेंट्रीज, नोबिलिटीज, कैटल्स, इनको प्लूरल नहीं लिख सकते, लेकिन क्योंकि ये रिप्रेजेंट दो या दो से ज्यादा लोगों को करते हैं, पूरी जमात को करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके की, इसीलिए वर्ब इनके साथ हमेशा प्लूरल आता है, और इसीलिए हैज की जगह पर हैव लगाने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, द अल्म्स वी गिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर इज समटाइम्स मिसयूज्ड। अल्म्स का मतलब है दान दक्षिणा देना, गरीबों की मदद करने के लिए, चैरिटेबल वर्क जो आप करते हैं, जो पैसा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, गरीब लोगों की मदद के लिए लोग चैरिटी देते हैं, चैरिटी करते हैं। ठीक है, उसको हम अल्म्स कहते हैं। तो अल्म्स कह रहा है जो हम गरीबों के, पुअर के मीन्स गरीब लोगों के भले के लिए देते हैं, वो कभी कभी मिसयूज होते हैं, मतलब उनका पैसे का इस्तेमाल सही नहीं किया जाता। ठीक है, द अल्म्स वी गिव टू द पुअर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर इज समटाइम्स मिसयूज। अब यहाँ पर सेंटेंस है वी गिव, देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यहाँ पर फिर प्रेजेंट डेफिनेट आ गया टेंस, और इसमें सेंटेंस में यूज किया गया है द पुअर। द पुअर ध्यान रखिएगा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि द पुअर इक्वल्स टू पुअर पीपल, या तो पुअर पीपल कहें या द पुअर कहें, बात एक ही है, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। इससे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक तरीका होना चाहिए। यहां पर कह रहा है अल्म्स जो हमने दिए हैं, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब आने पर पहला नाउन स्पेसिफाइड होता है तो उसके पहले द का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है, द सही है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर के लिए दो, ये भी द है, स्पेसिफाइड कैटेगरी है। और किन के वेलफेयर, किसका वेलफेयर, पुअर का, तो ये भी स्पेसिफाइड है, द है। अब ये चेक करना है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आर्म्स के साथ जो है ALMS के साथ प्लूरल वर्ब आता है या सिंगुलर वर्ब आता है, ये हमारा लॉजिक होगा, डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर नाउन बेस्ड है। देखिए कहां पर गलती थी, यहां पर सेंटेंस में देखिए अल्म्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, इसीलिए ये इज नहीं होगा, आर होगा। ठीक है, अल्म्स का मतलब क्या होता है, एक्ट्स ऑफ चैरिटी। दान दक्षिणा से रिलेटेड जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, गरीबों की मदद के लिए जितने भी प्रकार के वर्क किए जाते हैं, चैरिटेबल वर्क्स होते हैं, उन सबको अल्म्स कहते हैं। तो ये प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसकी जगह पर यहाँ आर लिखने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर जो है कोर कंसेप्ट की बात की, कितने प्रकार के कोर कंसेप्ट से थोड़ा सा एक रिवीजन, एक बेसिक आइडिया ले लिया। और अब इसके बाद हम क्लोज टेस्ट पे आते हैं, जो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा मिसलिनियस कैटेगरी में। ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चंस जो है यहां से स्टार्ट होते हैं। क्लोज टेस्ट है हमारे सामने, पैसेज को क्लोज टेस्ट के रूप में जब दिया जाता है तो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, उनमें सबसे अच्छे वर्ड को आंसर के रूप में लेते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि आंसर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स में सारी सेंटेंसेस के फिलर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और देखिए बहुत नियर होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए इसके आंसर को डिसाइड करना है तो ये, इसके आंसर को डिसाइड करना है तो ये, दोनों के आंसर्स को आपस में रिलेट करके ही हम डिसीजन ले सकते हैं, वरना गलत होने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट मिसलिनियस क्वेश्चंस में। नेशंस विच हैव फेल्ड इनिशिएटिंग, डिसाइडेड, प्रोग्रेस्ड या इंसिस्ट अपॉन प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफन रन इनटू unsuspected barriers which threaten and often cut
एनलाइटन, एक्टिवेट, एक्सेप्ट या हॉल्ट द डिसेप्टिवली, रेगुलरली, पॉजिटिवली, होपफुली या अलार्मिंगली नीडेड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो यहां देखिए नीडेड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी जो है ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है इतना पार्ट। अब हमें डिसाइड करना है कि 6, 7 और 8 में सब में 5-5 ऑप्शन में से कौन सा सही बैठेगा। तो नेशंस विच हैव, जो कि फेल हो चुके हैं, इनिशिएट कर रहे हैं या जो है डिसाइडेड है या फिर प्रोग्रेस है, इंसिस्ट कर रहे हैं इस बात पर, इन प्रोग्राम्स पे ध्यान दे रहे हैं या जोर दे रहे हैं जो आर्थिक विकास के लिए हों, वो कई बार आर्थिक विकास के ऊपर जोर देते हुए जो है रन इनटू का मतलब है टकरा जाना, ऐसे अनएक्सपेक्टेड बैरियर्स, ऐसे अवरोधों से, बैरियर्स मतलब ऐसे अवरोधों से टकरा जाते हैं जिनको उन्होंने सोचा भी नहीं होता है, जो कि डराते हैं, थ्रेटन करते हैं या खतरे में डाल देते हैं। किसको थ्रेटन करते हैं और अक्सर जो है कट कर देते हैं। एनलाइटन मतलब ज्ञान देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, एक्सेप्ट या हॉल्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। किसको? द डिसेप्टिवली मतलब झूठी तरीके से, रेगुलरली, पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली होता है, या होपफुली या अलार्मिंगली जो है नीडेड ग्रोथ को जो इकोनॉमी की होती है उसे रोक देते हैं पूरी तरह से। ये सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। तो अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं इनको ग्रामर और लॉजिक और वोकेबलरी के मीनिंग के आधार पे, सेंटेंस के रिदम के आधार पे हमको डिसाइड करना होता है कि आंसर पे सही बैठ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं इसके अगले पार्ट पे, क्योंकि क्लोज टेस्ट में मिनिमम 5 क्वेश्चन होते हैं। इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री से बना है मतलब उद्योग से उद्योगीकरण। ठीक है, यहां देखिए इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंक्स, डिसॉल्व्स, फॉल्टर्स या डेविएट्स या फ्लक्चुएट्स, प्रोडक्टिविटी fails to respond and the nation's goal of raising standard of living for its people are criticized, fulfilled, postponed, hindered या suspended। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो सिंक करता है, डिसॉल्व करता है, फॉल्टर, डेविएट करता है, पथभ्रष्ट हो जाता है या फ्लक्चुएट करता है, प्रोडक्टिविटी फेल हो जाती है रिस्पॉन्ड करने में, जो है पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी जो होती है जिससे कोई चीज की उपलब्धता आपको हो सकती है वो फेल हो जाती है, रिस्पॉन्ड करती है, और नेशन का जो गोल होता है अपने देश के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाने का, बेहतर करने का, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं? क्रिटिसाइज्ड हो जाते हैं या फुलफिल्ड हो जाते हैं या पोस्टपोन्ड हो जाते हैं या हिंडर्ड हो जाते हैं या सस्पेंडेड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ इस बात पे था जिसमें ये कहा गया है कि कई बार देश आगे तरक्की करने के लिए अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ अनजाने कारणों की वजह से कई बार नुकसान उठाता है, और जो प्रोडक्टिविटी आगे आनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का उस देश का बेहतर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, इसकी वजह से रुक जाता है। ऐसे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कुछ। फ्लक्चुएट आप जानते हैं, लाइट फ्लक्चुएट करती है मतलब कभी जलती है कभी बुझती है, मतलब अनस्टेबल को हम फ्लक्चुएट करना कहते हैं। पथ भ्रष्ट हो जाना, अपने रास्ते को छोड़ करके भटक जाना, डेविएट्स होता है। ठीक है, पोस्टपोन्ड आप जानते ही है, टाल देना, सस्पेंड कर देना, जैसे किसी को क्लास से या जॉब से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, क्रिटिसाइज किसी की बुराई करना, और साथ में हिंडर्ड का मतलब है अवरोध रख जाना या रुकावट आ जाना। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस के जो जो मीनिंग हो सकते थे हमने मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने रख दिए। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स वाले पॉइंट पे। क्वेश्चंस बात हो चुकी है, अब आंसर पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो देखिए क्या आंसर निकला, नेशंस विच हैव, जो कि डिसाइड कर चुके हैं प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड बैरियर से टकरा जाते हैं जो कि खतरे में डाल देता है, और अक्सर क्या करता है? रोक देता है, हॉल्ट कर देता है। किसको हॉल्ट कर देता है? पॉजिटिवली नीडेड ग्रोथ को, जो इकोनॉमी के लिए जरूरत है, वो पॉजिटिवली अफर्मेटिव जो सकारात्मक ऊर्जा थी, नीडेड थी, जरूरत थी जिसकी ग्रोथ के लिए, देश के नेशन के विकास के लिए, उसको वो रोक देता है, हॉल्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रेस्ड आप जानते हैं क्या मतलब है, इनिशिएटिंग का मतलब स्टार्टिंग हो गया, इंसिस्ट का मतलब जोर देना हो गया, एनलाइटेंड का मतलब है किसी को ज्ञान दिलवाना। ठीक है, एक्टिवेट करने का मतलब है किसी चीज को एक्टिव बना देना, डिसेप्टिवली मतलब झूठे तरीके से, डिसेप्शन से रिलेटेड है जिसका मतलब है धोखाधड़ी से रिलेटेड है, और होपफुली का मतलब आशा से भरपूर है, और अलार्मिंगली मतलब खतरे की हद तक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस कह रहा था मीनिंग के अनुसार, डिसाइडेड, हॉल्ट और पॉजिटिवली सबसे बेहतर ऑप्शन आंसर के रूप में बैठे। इसके बाद देखते हैं बचे हुए में क्या आंसर था। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? फॉल्टर्स हो जाता है, मतलब
फॉल्ट आ जाती है, उसमें कोई कमी आ जाती है और औद्योगिकरण नहीं चल पाता है, प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है, बेकार हो जाती है, फेल हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, उद्योग नहीं चलेंगे, मिल और फैक्ट्रीज में वर्क नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन से आगे जो होने वाली बातें हैं वो सब रुक जाएंगी, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्टिविटी फेल हो जाएगी, और इसकी वजह से नेशन के ग्रोथ की जो गोल्स हैं, जो सोची गई बातें हैं कि आगे हम देश को यहाँ तक ले जाएंगे, वहां तक ले जाएंगे, वो सब बातें फेल होने लगेंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का है, जो बेहतर बन सकता था, वो भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो लोगों का बढ़ सकता था, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो हाइंडर्ड हो जाएगा, मतलब बाधित हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंड तो कार्यक्रम को किया जाता है, पोस्टपोन प्लान को किया जाता है, क्रिटिसाइज किसी को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो मीनिंग में है, फॉल्टर्स और हाइंडर्ड सबसे बेहतर ऑप्शन में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि यही आंसर हो सकते हैं, इनमें से बचे हुए ऑप्शन में से भी कोई एक आंसर हो सकता था, लेकिन जो मोस्ट पॉसिबल होता है, बेस्ट पॉसिबल होता है, उसको आंसर लिया जाता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दो आंसर आके फंसेंगे क्लोज टेस्ट में, एक ज्यादा एप्लीकेबल होगा, जो पैसेज के रिदम के अनुसार होगा उसे ही आंसर लिया जाएगा, वो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है क्लोज टेस्ट की। चलिए, इसके बाद 11th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, वर्ड और सेंटेंस दिया है, यहां फ्रेज दिया है, और इनको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, इस टेबल को, एक टेबल ये दिया गया, एक टेबल ये दिया गया, ऐसे मैच करना है कि किसका सामने किसका मीनिंग सही बैठेगा। ठीक है, तो वर्ड और फ्रेज में ए वाले में और बी वाले में जो मैचिंग करना है, उसमें ए वाले में जो पहला ऑप्शन दिया है वो क्या है, मोस्ट डिजायरेबल और सेटिस्फैक्ट्री। दूसरा दिया गया है सी वाला ऑप्शन जो है, क्या कह रहा है, पे नो हीड। तीसरा वाला कह रहा है वर्दी ऑफ एम्यूलेशन, और जी वाला कह रहा है मटेरियलाइज। इन वर्ड या सेंटेंसेस के हिस्से को फ्रेज के साथ अटैच करना है, जो कि यहां क्या दिया गया है, बी वाला ऑप्शन देखिए, बिकम, एक्चुअल और रियल। डी कह रहा है गुड एनफ टू फॉलो, एफ कह रहा है ऑप्टिमल, और एच कह रहा है गिव नो अटेंशन। इनमें से कौन सा वर्ड मीनिंग है जो बिल्कुल सही बैठ जा रहा है एक दूसरे से मिलकर के? बहुत डिजायरेबल या सेटिस्फैक्ट्री होना, मतलब बिल्कुल मन को शांत कर देने वाला, तृप्त करने वाला, और बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत हो। पे नो हीड का मतलब है जिसपे कोई जो है ध्यान ना देना। वर्थ ऑफ इवोल्यूशन मतलब जिसको इवोल्यूट किया जाए, उसके सोचा जाए उसकी कीमत क्या है, इस पे बात की जाए। और मेटेलाइज करना मतलब किसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, या प्रैक्टिकली किसी चीज को करके देखना, मटेरियल के रूप में बनाना। इस तरह से बिकम, एक्चुअल या रियल, गुड एनफ टू फॉलो, ऑप्टिमल का मतलब है जिस हद तक पॉसिबल हो उस हद तक, और साथ में नो, गिव नो अटेंशन जो है, इसका मतलब है कोई अटेंशन ना देना। अब इसके बेस पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन मौजूद है, जिनमें से एक आंसर हो सकता है। पहला क्या कह रहा है, ए एच सी डी के साथ, ई एफ के साथ, जी एच के साथ। दूसरा कह रहा है ए एफ सी एच ई डी और जी बी। तीसरा कह रहा है ए बी सी एफ ई एच और जी एफ। चौथा कह रहा है ए डी सी बी ई एच जी डी, और लास्ट कह रहा है ए डी सी बी ई एच और जी एफ। अब देखिए यहां पर मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन हमें इन चारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मैच करना है कि मीनिंग बिल्कुल सही बैठ जाए। ये जो पार्ट है ये सिर्फ फ्रेज और ग्रामर की लॉजिक प्लस वोकैबुलरी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित होता है। अगर हमें फ्रेज का मतलब नहीं पता है या वर्ड का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है तो फिर हम मैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए वोकैबुलरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें न्यूज़पेपर जैसी कोई चीज़ मिल जाए तो उससे हम जितना ज़्यादा पढ़ें इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर्स को उतना फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, वोकैबुलरी भी एनहेंस होती है, और जो उसके साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे वर्क करती है ये बात भी हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, इससे चलिए अब आंसर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो देखिए 11th का आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या था, मोस्ट डिजायरेबल और सेटिस्फैक्ट्री को क्या कहा जाता है, सेकंड के बेस पर देखिए ए के साथ एफ है, इसका मतलब है ऑप्टिमल। किसी चीज को बिल्कुल जिस हद तक इस्तेमाल किया जा सके उस हद तक बेहतरी से इस्तेमाल किया जाए सेटिस्फेक्शन के लेवल पर, तो उसे कहा जाता है ऑप्टिमल लेवल। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पॉसिबल लेवल। ठीक है, जहां तक सेटिस्फेक्शन पॉसिबल हो सके। आपने अगर कहा कि भाई ये चीज तो हमने इस पर्टिकुलर वर्क को, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को हमने ऑप्टिमल यूज किया है, मतलब उसे उस हद तक इस्तेमाल किया है जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हमको मिल सकते थे, वहां तक कार्य बन चुका है।
उसके बाद सी कह रहा है पे नो हीड, हीड का मतलब होता है कोई अटेंशन नहीं देना, इसके लिए क्या हो गया, सी के साथ एच आ गया, ठीक। इसका मतलब है गिव नो अटेंशन, नो हीड का मतलब ये नो अटेंशन, कोई ध्यान ना देना, तो सी के साथ एच बिल्कुल सही बैठ गया। उसके बाद ई के साथ डी आता है वर्दी ऑफ एम्यूलेशन, इसके लिए मतलब हो गया अनुकरण करने वाला। तो एम्यूलेशन का मतलब अनुकरण करने योग्य, मतलब जिसको आप फॉलो करें उस लायक हो, तो अगर वो उस लायक है, अनुसरण करने योग्य है, तो ई के साथ आएगा डी ऑप्शन, दैट इज गुड एनफ टू फॉलो, ये इसके साथ आ जाएगा। देखिए हिंदी का वर्ड अनुसरण, इसको वर्ड अनुकरण करना, अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, तो जाहिर सी बात है इस लायक है कि उसको फॉलो किया जाए। जैसे कि पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि भाई आप बताएंगे जरा सा कि आपके कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आप फॉलो करते हैं, तो नॉर्मली लोग अपने पेरेंट्स के बारे में कहते हैं या किसी आइडियल व्यक्ति के बारे में कहते हैं, तो आइडियल को ही आप वर्दी होता है एम्यूलेशन के मीन्स अनुकरण के, तो गुड एनफ टू फॉलो हो जाएगा। उसी तरीके से जी वाला कहता है मटेरियलाइज, तो जी के साथ बी है बिकम एक्चुअल और रियल। मटेरियलाइज करना मतलब किसी बात को थ्योरी से हटा के प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना। जैसे आपने कहा कि भाई देखो अभी तक तो आपके प्लान सारे हवा में हैं, जब मटेरियलाइज होंगे तब देखा जाएगा। मटेरियलाइज मतलब उसको एक्चुअल में आप कुछ करके हासिल करेंगे, करके दिखाएंगे, तब माना जाएगा जो आप कह रहे थे वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मिसलीनियस क्वेश्चंस में वर्ड मैचिंग और मीनिंग्स को, फ्रेज और वर्ड्स को, सेंटेंस को मैच करने वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आती है कि किस तरह से वोकैबुलरी वर्क करती है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th वाला क्वेश्चन भी सेम है, वर्ड और सेंटेंस, यहाँ फ्रेज ये बी और ये ए, और इनको करना है मैच करना है। ए वाला कह रहा है नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपुल डिस्टेंट, दूर का, दूर दराज का या लोगों के प्रति फ्रेंडली ना होना, मतलब दोस्ताना व्यवहार ना होना, क्या कहलाता है। सी कह रहा है कंजीनियल का क्या मतलब है, ये तो सीधे मीनिंग पूछ दे रहा है। उसके बाद कूप वर्ड का क्या मतलब है, ये भी सीधे मतलब पूछ दे रहा है। और जी कह रहा है रूड एंड ब्रीफ आंसर, मतलब रूड मतलब हार्श, मतलब बिना तहजीब तमीज का, और सीधे डायरेक्ट आंसर, छोटा सा आंसर। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई फला जगह चलोगे, नहीं, तो आपने क्या किया, आपने रूड आंसर दिया, बिल्कुल एकदम से जोर देके बोला, और साथ में आपने जो है छोटा सा आंसर दिया नो, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बोला। तो इसको क्या कहा जाता है, ये सेंटेंस या वर्ड है, और यहां फ्रेज इसके मीनिंग को कंप्लीट करेगा। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है अलूफ, डी वाला क्या कह रहा है देखिए कर्ट, एफ वाला क्या कह रहा है कंपैटिबल और फ्रेंडली, मतलब सामंजस्य बैठाने वाला कंपैटिबल होता है या फ्रेंडली होता है, जिसे सामंजस्य बैठाने को कहें तो कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि तालमेल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। और एच है आर्म्ड रिबेलियन, मतलब तख्ता पलट कर देना। आर्म्ड रिबेलियन अगर आर्मी जो है वो टेक ओवर कर ले पूरे देश को, और विधानसभा को भंग कर दिया जाए, सारे एमपी एमएलए पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया जाए, और पूरे देश को आर्मी टेक ओवर कर ले कि अब आर्मी वाला ही शासन चलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, इनमें से कौन सा वर्ड सही बैठेगा, इसके बेस पे पूछा गया, ठीक। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। लेट्स गो फॉर द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन एंड सी व्हाट इज द आंसर एंड व्हाई। तो देखिए आंसर क्या निकला, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ए के साथ बी। ए का मतलब क्या है, ए के साथ हम किसको रखते हैं, बी को। देखिए ये सीधे मैच हो गया। नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपुल डिस्टेंट, दूर होना या लोगों से ज्यादा दोस्ती ना रखना, दोस्ताना व्यवहार नहीं रखना, इसको क्या कहते हैं, अलूफ। अलूफ का मतलब है दूर रहना। जैसे हम कहते हैं बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अलूफ लाइफ जीते हैं। अलूफ लाइफ मतलब एकांकी जिंदगी जीना। देखिए हिंदी में एकांकी लाइफ जीना, दैट इज अलूफ लाइफ जीते हैं, मतलब सबसे अलग रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, ना उनके ज्यादा दोस्त होंगे ना लोगों से ज्यादा, वो अकेले ही जिंदगी व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज को, ऐसे ज्यादा फ्रेंडली अटैच्ड ना होना, दूसरे लोगों के प्रति डिस्टेंट होना, दूर होना, अलूफ होना कहलाता है। सी का मतलब कंजीनियल कहा, तो कंजीनियल जो है एफ से रिलेटेड है। कंजीनियल का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी, और हम कहते हैं कंपैटिबल या फ्रेंडली। कंजीनियल का मतलब सुटेबल होता है, मतलब सही होता है, फिट होता है, फ्रेंडली होता है। कंजीनियल एटमॉस्फेयर अगर हम कहें भाई हमको तो कंजीनियल एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा, तो हम आगे कैसे बढ़े, मतलब हमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई फिटनेस नहीं मिल रही जिसके बेस पे हम आगे बढ़ पाए। जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं मार्केट में, वो ये देखती हैं कि कौन सा माहौल कंजीनियल है, मतलब फ्रेंडली है और कंपैटिबल है, कि हमारा प्रोडक्ट उस माहौल में उतारा जाए तो फट से चल जाए।
अब मान लीजिए रिसेशन का दौर आया हुआ, आर्थिक मंदी का दौर आया हुआ, तो ऐसे दौर पे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसके चलने की संभावना कम हो जाएगी। तो ऐसे में जो माहौल होगा वो कैसा होगा, कंजीनियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोग खरीदने वाले मिलेंगे ही नहीं, रिसेशन चल रहा है, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंजीनियर का मतलब सुटेबल या कंपेटेबल या फ्रेंडली होता है इसके हिसाब से। अब इसके बाद आता है ई का मतलब है एच से रिलेटेड है, दैट इज आर्म रिबेलियन। आप कहते हैं तख्ता पलट कर देना, कूप। ध्यान रखिएगा कूप जो वर्ड है ये एक्चुअल में अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, और भाषाओं से लिया गया है, और इसका मतलब होता है तख्ता को पलट कर देना, ठीक है। ज्यादातर आर्म रिबेलियन आर्मी के द्वारा जब पूरे संसद पे कब्जा कर लिया जाए, देश की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ आर्मी चलाएगी इस देश को कहा जाए, या तख्ता पलट कर देना, या पूरी तरह से दुश्मन को खत्म कर देना, दैट इज कूप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है जी वाला है रूड और ब्रीफ आंसर, छोटा और बिल्कुल कड़क आंसर जो है उसे क्या कहेंगे, जी के साथ डी आ गया। कर्ट मतलब संक्षिप्त और रूखा। हिंदी में देखिए कितना अच्छा वर्ड है संक्षिप्त, इंग्लिश में कर्ट कहा जाता है। कर्ट का मतलब है कि भाई उसका जो रिप्लाई था, उसका जवाब था वो कर्ट रिप्लाई था, मतलब बिल्कुल संक्षिप्त था, रूखा था, एक लाइन में उसने कह दिया इस कार्य को मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको हम कर्ट रिप्लाई कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कितने सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, और अलग अलग वर्ड्स के सेंटेंस के साथ, फ्रेज के साथ कैसे कंपैटिबिलिटी वर्ड मैंने यूज किया था वही मैं यूज कर रहा हूं कि कंपैटिबिलिटी बैठती है। इसी के क्वेश्चंस को हम मैच द वर्ड और सेंटेंस विद फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ये मैच द टेबल के नाम से कई एग्जामिनेशन पूछा जाता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो आज के सेशन में देखिए पहले हमने स्टार्ट किया कोर कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें हमने कुछ फ्रेजेस के बारे में बात की, कुछ नाउन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात किया, डिटेल में बताया, सिंगुलर या प्लूरल, कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एक तरफ से कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। दूसरी तरफ से फिर हम मिसलिनियस क्वेश्चंस में आए, और मिसलिनियस क्वेश्चंस में हमने जो है अलग तरीके का एक क्लोज टेस्ट जिसमें मिलते जुलते वर्ड से डिस्कस किया, और लास्ट में जो है हमने मैच द फॉलोइंग जो है वर्ड्स वाला टेबल वाला हिस्सा डिस्कस किया, जिसमें वोकेबलरी की और ग्रामर की सही जानकारी होनी आवश्यक थी। ऐसे क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा डिस्कस करेंगे आप उतना बेहतर कर पाएंगे आने वाले समय में। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, आपको नई नई चीज सीखने को मिली हो। ऐसी चीजें और डिस्कस करेंगे लेटर। थैंक यू एवरीबडी and take care.